नमस्कार दोस्तों, क्रैक बीपीएससी यूपीपीसीएस में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग 17वीं बीपीएससी में 8 मार्क्स पक्का कर लेंगे। 17वीं के 71वीं 72वीं जितना भी आगे बीपीएससी होगा उसमें एक तो क्वेश्चन यहाँ से रहना जरूरी है। ये वीडियो एक में देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ 1858 का एक्ट पूछ चुका है, कहाँ 68 बीपीएससी में, ठीक है। और देखिए यहाँ 69 बीपीएससी में पूछ चुका है 1892 का एक्ट। तो अब की बार पूछने की संभावना क्या क्या बन जाती है उसी के बारे में आज सब वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। 5-6 एक्ट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा 1935 और 1919 और 1909 3 का संभावना ज़्यादा पूछने का बन रहा है, ठीक है। तो इससे पहले आपको बता दूं कि मैंने अभी कल ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत और अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा रिलेशनशिप पर, उसका एक वीडियो डाल चुका हूँ, जो 17वीं बीपीएससी के लिए बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है आपको। और साथ में दोनों वहाँ के चुनाव प्रक्रिया पे ही राष्ट्रपति के बारे में वीडियो डाल चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा ज़रूर जाकर इस चैनल पर जाकर। और टॉपर कॉपीज भी है और मेरा भी कॉपी है, उसको देखकर एनालाइज कर लीजिएगा कि कैसे ऐसे को लिखा जाए। आगे टॉपर्स कॉपी फिर मिलेगी। देखिए, सबसे पहले जो इतिहास का ब्रिटिश संवैधानिक जो प्रयोग है, विकास है, जो 2 चरणों में होता है, ठीक है। पहला चरण जो आता है 1773 से लेकर 1857 को, जिसे कंपनी के शासन कहते हैं, ठीक है। और 1857 से 1947 तक, जिसे महारानी या क्राउन का शासन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला विकास आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, सेंट्रलाइज किया गया पावर। उस समय क्योंकि विस्तार करना था अंग्रेजों को, तो सेंट्रलाइज किया पावर। हम लोग देखिए डिस्कस नहीं ज़्यादा करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए टू द पॉइंट पढ़ेंगे। यह भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम था, ठीक है। ये पहला अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वारन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल हुए भारत के। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन करके, जो बम्बई और 3 गो था तो प्रेसिडेंसी, तो बंगाल के अधीन दोनों प्रेसिडेंसी आएंगे वहाँ के गवर्नर, ठीक है। गवर्नर जनरल को नियम और विनियम बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। अब देखिए, गवर्नर जनरल को 4 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। कंपनी में 4 निदेशकों की संख्या भी 4 निर्धारित की गई, ठीक है। गवर्नर जनरल जो को कंपनी के निदेशकों के आदेशों का पालन करना पड़ता था, यहाँ आदेशों का पालन करना, निदेशों को आदेशों का पालन करना पड़ता था, ठीक है। कंपनी के राजस्व की रिपोर्ट निदेशक मंडल द्वारा की जानी चाहिए, जो कंपनी का शासी निकाय है। जो रिपोर्ट जो था ना, वो निदेशक मंडल द्वारा की जानी थी, ठीक है। और इसके तहत एक कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। एलिजिया इम्फे इसके पहले थी, न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, और 3 सहायक न्यायाधीश बने इसमें, ठीक है। अब देखते हैं 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, ठीक है। 1784 के देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 1784 के इस अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को भारत के ब्रिटिश कब्जे के रूप में कहेगा। पहली बार जो कंपनी के क्षेत्र थे ना, उनको भारत के अधीन क्षेत्र कहा गया, ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार क्राउन और कंपनी द्वारा संचालित ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार की स्थापना की गई, जिसमें कि क्राउन होंगे और कंपनी द्वारा संचालित होगी, ठीक है। सरकार के पास अंतिम शक्ति और अधिकार थे, कंपनी के पास नहीं थी, सरकार के पास थी, ठीक है। वाणिज्यिक कार्यों के लिए एक निदेशक मंडल का गठन किया गया। और ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784 के प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक मामलों के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। और यहाँ जो 4 सदस्य थे ना 1773 के एक्ट में, उनकी घटकर संख्या क्या हो गई, 3 हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब बम्बई और मद्रास में गवर्नर काउंसिल की स्थापना की गई, देखिए। फिर उसके बाद 1813 का एक्ट बहुत छोटा है, उसमें बोला गया है कि ईस्ट इंडिया के एकाधिकार कंपनी का समाप्त होगा, केवल चाय और चीनी को छोड़कर
सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया जाएगा। ठीक है पेपर, ठीक है। अब देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या किया गया ना, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई, यह अब एक वाणिज्यिक संस्था नहीं रही। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, व्यापार करती थी, अब व्यापार पर पूरा रोक लगा दिया गया वहाँ पर, अब केवल एक प्रशासनिक संस्था बन के रह गई। ठीक है, गवर्नर जनरल को राजस्व, नागरिक एवं सैन्य पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया। ठीक है, और 1833 का चार्टर एक्ट भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया का अंतिम चरण था। यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ शुरू हुई थी। देखिए 1773 में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति स्टार्ट हुई थी ना, और उसके ही प्रक्रिया का अंतिम ये चरण था 1833 का। ठीक है, एक्ट। अब देखिए 1853 का एक्ट में सिविल सेवा परीक्षा शुरू की गई। ठीक है, इसमें यह सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा थी। ठीक है, गवर्नर जनरल के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। कार्यकारी विधायी कार्य अलग होंगे गवर्नर जनरल के। ठीक है, इस अधिनियम के तहत विधान परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया है, जिनमें 4 सदस्य बंगाल, बम्बई, मद्रास, आगरा के अंतिम रूप से चयनित होते थे। 4 सदस्य कहाँ से, बम्बई, बंगाल, मद्रास और आगरा से। बम्बई, बंगाल, मद्रास और आगरा से। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार गवर्नर जनरल की विधान परिषद को केंद्रीय विधान परिषद की संज्ञा दी गई। ठीक है, वहाँ के गवर्नर जनरल के जो विधान परिषद अब केंद्रीय विधान परिषद कहना लगा। केंद्रीय विधान परिषद में एक मिनी संसद के रूप में काम करना शुरू किया, जिसे इसने ब्रिटिश संसद की ही कार्यप्रणाली अपनाई। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा चरण स्टार्ट होता है कब, जब 1857 की क्रांति हुई ना, तो बहुत सारा रिफॉर्म हुआ। तो वहीं 1858 का एक्ट पूछ चुका है बीपीएससी, किसमें 68 बीपीएससी में पूछ चुका है 1858 का एक्ट। तो इसको आप स्किप कर देते हैं, आप पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 1861 का वायसराय के विधान परिषद में वायसराय के विधान परिषद में पहली बार भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया। किस सदस्य के रूप में नामित किया गया, गैर सरकारी सदस्य के रूप में। कहाँ, तो विधान परिषद में। ठीक है, प्रांतों और केंद्र विधान परिषदों की स्थापना की गई। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। देखिए ये सबके लिए 70वीं बीपीएससी में या हो, यूपीपीसीएस हो, चाहे कोई भी बीडी हो, इसके पर सभी पीटी मेंस दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, बम्बई और मद्रास प्रांतों की विधायी शक्तियाँ बहाल कर दी गई। अब जहाँ पावर ले लिया गया था, कहाँ से पावर लिया गया था, 1773 के एक्ट से ले लिया गया था ना पावर दोनों का। अब यहाँ क्या हो जाता है, उसको हटाकर वो फिर से बहाल कर दी जा रही है पावर दोनों का। किस में, 1861 के एक्ट में। ठीक है, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल प्रांतों में विधान परिषद शुरू की गई। ठीक है, अब देखिए 1892 का एक्ट भी पूछ चुका है 69 में, तो इसको भी स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, आप फिर पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। हाँ, अब देखते हैं 1919 का एक्ट देखते हैं। 1919 का एक्ट को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंटो भी सुधार बोला जाता है। ठीक है, पहली बार विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव किए गए। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर इंपीरियल विधान परिषद के कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, जिसमें केवल मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित थी। मुस्लिम मुस्लिम मतदाताओं द्वारा मुस्लिम नेता को चुना जाता है, तो इसलिए इसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। सत्येंद्र सिन्हा विधि सदस्य के रूप में पहली बार चुने गए। ठीक है, अब देखिए 1837 भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट हमको तो यही लग रहा है। मेरे से पूछ होगा ना तो 1919 और 1935 दो एक्ट से पूछ सकता है आपकी बार बीपीएससी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार इसमें लागू कर दी गई। ठीक है, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों को अलग कर दिया गया। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। प्रांतीय विषय में द्वैत शासन की एक योजना शुरू की गई। इसमें आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। देखिए द्वैत शासन के
योजना शुरू की गई। तो आरक्षित और हस्तांतरित के सूची में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा शामिल थी, जिसे अभी बोल सकते हैं राज्य सूची के विषय शामिल थे। ठीक है। हस्तांतरित सूची प्रांतीय परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सरकार को दी गई थी। ठीक है, वहीं उत्तर प्रांतीय को दी गई। देखिए राज्य सूची को ही दी गई। आरक्षित सूची में संचार, विदेश मामले, रक्षा शामिल थे। यह शामिल थे जिसे किस में आरक्षित विषय में दी गई। ये गवर्नर जनरल के पास होता था। ठीक है, शक्तियाँ। तो इसको बोल सकते हैं कि ये उस समय का संघ सूची था। ठीक है। वायसराय के कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 भारतीय थे। ठीक है। इस अधिनियम में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया 1919 के एक्ट के तहत। ठीक है। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और सिखों तक कर दिया गया। मताधिकार सीमित जनसंख्या को दिया गया। देखिए उस समय मताधिकार जो था ना, सीमित जनसंख्या को दिए गए थे, जो उन लोगों पर आधारित थी जिनकी कर योग्य आय थी, संपत्ति थी, और जो 3000 रुपये का भू राजस्व देते थे। ये पॉइंट लिख देंगे ना आप, तो एज आपको मिलेगा। ठीक है। कितने का उनका भू राजस्व देते थे? 3000 रुपये का राजस्व देते थे। ठीक है। और 10 वर्ष के अंत में एक वैधानिक आयोग का गठन करना था। वही साइमन कमीशन के रूप में आया था आपको, जो इसमें विरोध हुआ था। एक भी भारतीय नहीं थे। ठीक है। तो वही देखिए 1800 भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह ब्रिटिश भारत द्वारा पेश किया गया सबसे, देखिए पीटी में क्वेश्चन भी पूछ चुका था अब की बार 69 पीटी में, इससे 70 पीटी में पूछा था अब की बार। यह ब्रिटिश भारत द्वारा पेश किया गया सबसे लंबा और आखिरी संवैधानिक उपाय था। यह कई गोलमेज सम्मेलनों और साइमन कमीशन की रिपोर्ट का नतीजा था। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों बंगाल, बम्बई, मद्रास, असम, बिहार संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। ठीक है। प्रांतों में विधानमंडल का विस्तार किया गया। अधिनियम के अनुसार 3 सूचियाँ बनाई गई। ठीक है। समर्थित सूची, प्रांतीय सूची और संघीय सूची। ठीक है। प्रांतों में देव शासन व्यवस्था को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई। देखिए प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई। ठीक है। केंद्र में देव शासन प्रणाली स्टार्ट की गई। वहाँ पर प्रांत में देव शासन प्रणाली था 1919 में, यहाँ केंद्र में हो रहा है। ठीक है। और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है। इसमें प्रांतों रियासतों को इकाई के रूप में शामिल करते हुए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, इनका प्रावधान था। ठीक है। इसको 2 अलग अलग अधिनियम में विभाजित किया गया। देखिए अब क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, उसमें क्या प्रावधान था? स्टुअर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में इसको भेजा गया था भारत में 1942 में। द्वितीय विश्व के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारत में एक निर्वाचित निकाय स्थापित किया जाएगा। यहाँ तक कि भारतीय राज्य भी संविधान निर्माण निकाय में भाग लेंगे। भारतीय राज्य भी, जो देशी रियासतें थे, वो भी भाग लेंगे। भारत में लगभग सभी दलों और वर्गों ने क्रिप्स मिशन द्वारा प्रस्ताव का अस्वीकार किए थे। महात्मा गांधी इसी को पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं, जो भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत का कारण बना। ठीक है। अब कैबिनेट मिशन का मुख्य प्रावधान देखते हैं 1946 में, जो मार्च 1946 में आया था। ठीक है। इसमें आपको ये UPPC 2023 में इससे क्वेश्चन आया था 22-23 में। देखिए भारतीय रियासतें और ब्रिटिश प्रांत मिलकर एक भारत संघ का निर्माण करेंगे। 389 सदस्यों वाली एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। ठीक है। प्रमुख राजनीतिक दलों के 14 सदस्य अंतरिम सरकार बनाएंगे। संविधान सभा नाम से एक प्रतिनिधि निकाय का गठन किया जाएगा। संविधान तैयार होने तक संविधान सभा डोमिनियन विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। ठीक है। संविधान निर्माण होने तक भारत का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार किया जाएगा। इसको तो हम लोग एक्सेप्ट कर लिए थे, तभी ना अंतरिम सरकार के गठन हुआ आपको सितंबर 1946 में। तो ये थी बहुत बढ़िया ही कैबिनेट मिशन से कई एक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये भी मेजर डेवलपमेंट है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, अपना भारत स्वतंत्र हो गया इस दिन। इसने भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य का घोषित किया है। ठीक है। केंद्र और प्रांत दोनों में उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाएगी। दोनों में देखिए उत्तरदायी सरकार स्थापित करना था।
वायसराय भारत और प्रांतीय गवर्नर को संवैधानिक के रूप में नामित किया जाएगा। ठीक है, इसने संविधान सभा को दोहरे कार्य संविधान और विधायी सौंपे तथा डोमिनियन विधायिका को एक संप्रभु निकाय घोषित किया। देखिए इसमें थे ना दोनों कार्य संविधान सभा को सोचा, संवैधानिक कार्य भी और विधायिक कार्य भी। ठीक है, तो इससे पहले ऐसे ही फिल्टर कंटेंट के लिए जो एग्ज़ाम बूस्टर में काम करें, सीधी बात नो बकवास, इसके लिए इसके पीडीएफ के लिए आपको बीपीएससी विथ एन के आपका चैनल है टेलीग्राम, उस पर जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे कि रीच बहुत बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि एक डोनाल्ड ट्रंप जी का जो एक्सेप्टेड टॉपिक में डालेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत का रिलेशन कैसा होगा उसको ज़रूर जाकर देखें और उसका पीडीएफ इसी टेलीग्राम लिंक से लेकर और एक बार वीडियो के साथ देखकर अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाएं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लें पीडीएफ के साथ वीडियो देखकर। ठीक है, धन्यवाद।